नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्षैतिज परास की। हॉरिजेंटल रेंज प्रक्षेप गति में ये क्षैतिज परास क्या होती है, आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है। तो क्षैतिज शब्द का मतलब फ्रेंड्स, हमने कई बार आपको समझाया कि जब अपन इस प्रकार से ये चित्र बनाते हैं, ये जो एक्स अक्ष वाली डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली है वाई एक्सिस, वाई अक्ष। तो ये जो एक्स अक्ष वाली डायरेक्शन है, यही कहलाती है क्षैतिज। तो क्षैतिज परास, परास मतलब रेंज। आपने वस्तु को ओ से फेंका, अब वस्तु किस रेंज तक गई? ये ए तक। तो ये हो गई उसकी क्षैतिज में परास। तो आज हम फ्रेंड्स इसी ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है, इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी का नाम है क्षैतिज परास। तो क्या बनी डेफिनेशन? प्रक्षेप द्वारा, प्रक्षेप मतलब वो वस्तु जिसको आप फेंक रहे हैं या जो प्रक्षेप गति कर रही है, तो प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में, उड्डयन काल मतलब वो समय जो उसने ओ से लेकर ए तक पहुंचने में लगाया, तो उस समय में अपने उड्डयन काल में क्षैतिज में तय की गई दूरी, ये क्षैतिज, ये क्षैतिज में, ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल है, क्षैतिज। क्षैतिज में तय की गई दूरी को ही क्षैतिज परास कहते हैं। इसको दर्शाते हैं कैपिटल आर से। देखो यहां दिखा भी हमने, ये दिखाया है। तो आपने फिर वही कंडीशन मानी कि वस्तु को रखा बिंदु ओ पर और यहां से फिर वस्तु को प्रारंभिक वेग वेक्टर यू से फेंका, इस क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए। तो वस्तु ने क्या किया? वस्तु ने अपना उड्डयन काल लिया कैपिटल टी समय और कहां पहुंच गई? बिंदु ए पर। क्षैतिज में जो उसने दूरी तय की वो कैपिटल आर है। जो ऊर्ध्वाधर दूरी तय कर ली वो है हमारा वाई। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाई, क्षैतिज वाला विस्थापन आर, ये हमने चित्र में यहां लिया। इसी को हम यहां पर लिख रहे हैं। माना किसी वस्तु को बिंदु ओ से प्रारंभिक वेग यू से, इसको वेक्टर यू लिख लेते हैं, ये डायरेक्शन वाली हो जाएगी। वेक्टर यू से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जिससे वस्तु क्षैतिज विस्थापन तय करती है वेक्टर आर, ऊर्ध्वाधर विस्थापन तय करती है वेक्टर वाई, और कैपिटल टी समय, जिसको हमने उड्डयन काल नाम दिया है। उड्डयन काल क्या होता है पिछले वीडियो मैंने बताया है। यदि कहीं कोई डाउट है तो वहां जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तय करके इस कैपिटल टी समय पश्चात कहां पहुंच जाती है? बिंदु ए पर। तब अब फ्रेंड्स देखिए, ये गति कैसी है? द्विविमीय, 2 डायमेंशनल। तो प्रत्येक सदिश राशि के 2 घटक होंगे, लेकिन अभी हम केवल कौन सा घटक ले रहे हैं? क्षैतिज। क्यों? क्योंकि इसी क्षैतिज घटक में हमको क्या मिलेगा? क्षैतिज परास। तो अब 2 घटक कैसे होंगे? ये प्रारंभिक वेग है u, घटक किसके होंगे? जो सदिश राशि होगी, ये सदिश राशि u x, x डायरेक्शन मतलब क्षैतिज, u y, y डायरेक्शन मतलब ऊर्ध्वाधर। अब ux की वैल्यू क्या होगी? तो जो भी थीटा के पास वाला घटक होता है उसकी वैल्यू आती है कॉस में, u cos थीटा। जो लंबवत होता है उसकी वैल्यू आती है साइन में, u sin थीटा। अभी हमको केवल किससे काम है? क्षैतिज वाले से। तो प्रारंभिक वेग हुआ हमारा ux, जिसकी वैल्यू बनी u cos थीटा। त्वरण ax, अगर ay होता तो वो ऊर्ध्वाधर होता है। तो ax की वैल्यू 0 क्यों है? देखिए, जब आप वस्तु को यहां पर इस O बिंदु से U वेग से फेंक देते हैं, तो फिर आप एक बार फेंकने के बाद अब वस्तु पर कोई और बल नहीं लगा रहे हैं। अब वस्तु किस बल के प्रभाव में गति कर रही है? तो वो बल है पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल, जिसको गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर लगाती है, इसलिए वो पृथ्वी तल के लंबवत दिशा में लगता है। तो ये वस्तु इस प्रकार जा रही है, बिल्कुल सीधा लंबवत जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यदि बल बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है इस वाई अक्ष के अनुदेश, तो वो प्रभावित भी किसको करेगा? इस वाई वाले घटक को। वो क्षैतिज वाले घटक को प्रभावित नहीं करेगा। यदि क्षैतिज वाले घटक को प्रभावित नहीं करेगा तो क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि वेग में परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण 0 आता है। अब विस्थापन क्षैतिज वाला एस एक्स, ये हमने कितना माना है? आर।
और ओ से ए तक पहुंचने का समय क्या लिया है हमने, कैपिटल टी, जो कि है उड्डयन काल। अब आप इस उड्डयन काल टी का जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसको तुरंत मन में दोहरा लीजिए। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तब आपसे पूछेंगे बताइए इसकी क्या वैल्यू है। तो ये चारों चीजें कहाँ मिलेंगी हमको, गति के द्वितीय समीकरण में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख रहे हो ये मैंने जितनी सदिश राशियां हैं उनमें x लगा दिया है, t अदिश राशि है इसलिए इसमें x नहीं लगाया, क्योंकि घटक किसके होंगे, जो सदिश होंगे। तो एस एक्स की वैल्यू r, यू एक्स की वैल्यू u cos थीटा, ये t क्या बन गया हमारा उड्डयन काल कैपिटल T, 1/2 ax की वैल्यू 0 और t की वैल्यू कैपिटल T का स्क्वायर। 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो वो तो खत्म ही हो जाना है, ये 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, u cos थीटा इंटू t क्या होता है, उड्डयन काल। ये है फॉर्मूला। क्या आपने यही सोचा था? यदि आपने यही सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन यदि आपने ये नहीं सोचा था तो जल्दी से इसको रोककर पहले मेरे पिछले वीडियो में उड्डयन काल को समझ लीजिए और फिर आप यहाँ पर आइए। ये वैल्यू हो गई कैपिटल T की 2u sin थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से शुरू होगी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तो हमने देखा ये cos थीटा, sin थीटा और 2, ये बन गया एक फॉर्मूला। 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो cos 2 और sin ये क्या बन गए, sin 2 थीटा। अब क्या बचा, u और ये u, तो u का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा आंसर है। लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे कि यदि हमको अधिकतम क्षैतिज परास चाहिए तो वो कितनी होगी और हम कितने एंगल, कितने कोण से फेंकें कि हमको क्षैतिज परास मैक्सिमम मिले या वस्तु हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस तय करे। तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए क्या करें? तो आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला था हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा था, यहाँ पर 2 थीटा। तो थीटा की क्या वैल्यू लिखें? तो आप जानते हैं साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1। अब वो कब आती है, जब साइन के साथ जो हमारा एंगल है वो 90 हो। तो इस एंगल को 90 कैसे बनाएं? तो 2 थीटा, साइन के साथ एंगल कितना है 2 थीटा, इसकी वैल्यू 90 लाना है। तो थीटा की वैल्यू क्या कर दें हम, 45। जब थीटा 45 होगा तो 45 दूनी 90। जी हाँ, तो फिर आप इसको 90 बना पाएंगे। तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा तो फिर यहाँ साइन के साथ जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो बचेगा u स्क्वायर अपॉन जी। और यही है हमारी मैक्सिमम वैल्यू उस क्षैतिज परास की। मतलब यदि किसी वस्तु को आप प्रक्षेप गति करवा रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितनी लंबाई तय करेगी, कितना क्षैतिज में विस्थापन तय करेगी, या अपनी प्रारंभिक पोजीशन से कितनी दूर वो जा सकती है, तो वो दूरी है u स्क्वायर अपॉन जी। या u उसका वेग है और g है गुरुत्वीय त्वरण। अब फ्रेंड्स, हम ये समझ चुके हैं कि यदि हमको मैक्सिमम डिस्टेंस तय करवाना है तो एंगल कितना रखना पड़ेगा, 45। इसके साथ एक चीज और समझिए, चूंकि साइन के साथ जो 2 थीटा आता है, इसमें यदि हम थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, यदि हम थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा भी लिख दें तो भी आंसर साइन 2 थीटा ही रहता है। कैसे, देखो ये लिखा हमने 90 माइनस थीटा, किसके स्थान पर, थीटा के स्थान पर। तो इस 2 का इंटू कर लो, तो 90 इंटू टी 180, 2 इंटू थीटा 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो आप जानते हैं जब साइन 180 माइनस थीटा को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर साइन थीटा ही आता है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला है। तो हुआ क्या, यदि हमने थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा भी ले ली तब भी हमारा आंसर वही का वही रहा, साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब यदि हम इस फॉर्मूले में यहां जो हमने थीटा लिया था ये 45, ऐसे इस थीटा के स्थान पर हम ऐसी कोई भी वैल्यू रख लें जो कि 90 माइनस थीटा से बनेगी, तो उस 90 माइनस थीटा और अकेले थीटा पर
इस आर की वैल्यू हमारी सेम टू सेम आएगी। देखो यही है लिखा है मैंने, किसी वस्तु को थीटा कोण से फेंका जाए या 90 माइनस थीटा कोण से फेंका जाए, क्षैतिज परास बराबर ही प्राप्त होता है। ये बात आप समझ गए क्या? देखिए एक और तरीके समझ के देखते हैं। यदि हमने किसी वस्तु को थीटा की वैल्यू ली 30 डिग्री से फेंका तो कुछ ना कुछ हमको आर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करें, इसी वस्तु को 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। अब हम इसी वस्तु को वहीं से 60 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो आप क्या देखोगे कि जो आर की वैल्यू है जो 30 डिग्री पर प्राप्त होती है वही की वही 60 डिग्री पर भी प्राप्त होती है। तो किसी वस्तु को चाहे हम थीटा से फेंक लें या 90 माइनस थीटा से फेंक लें, आर की वैल्यू हमारी बराबर प्राप्त होती है। यही मैंने यहां लिखा है, इसको इस फिगर्स के द्वारा और अच्छे से हम समझ पाएंगे। देखिए ये हमने कोई 3 पॉइंट बनाए, ये ए वाले पॉइंट के लिए हमने फेंका है वस्तु को 45, तो 45 से फेंकने पर वस्तु सबसे ज्यादा दूरी पर जाती है। ये देखो सबसे ज्यादा दूरी है। अब इसके अलावा आप और किसी भी एंगल से फेंकेंगे, ए से ज्यादा दूरी नहीं होगी, ए से कम ही होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वस्तु को ये 30 डिग्री के एंगल से फेंका। ये 30 डिग्री से वस्तु गई और कहाँ आ गई, ये सी पॉइंट पर आ गई। अब हमने 60 से फेंका क्योंकि 90 माइनस 30 किया कितना है 60। जब हमने 60 डिग्री के एंगल से फेंका तो पता क्या चला, ये वस्तु ऊपर तक जा रही है और लौट कर कहाँ गिरी, उसी सी वाले पॉइंट पर। तो जो क्षैतिज परास है, क्षैतिज में तय की गई दूरी कितनी है, ओसी, वो चाहे हम 30 डिग्री से फेंकें जब भी ओसी है, 60 से फेंकें तब भी कितनी है, ओसी। चेंज करके लेते हैं। अगला एंगल लिया हमने, ये जो बी वाला पॉइंट है ये एंगल लिया है हमने 40। तो अगर हमने 40 डिग्री से फेंका, वस्तु कहाँ गिरी, इस बी वाले पॉइंट पर। अब हम करें यहां पर 90 माइनस 40। यदि मैं 90 में से 40 घटा दूं कितना बचेगा 50। तो हमने उसको 50 के एंगल 50 एंगल से फेंका। ये 50 एंगल से वस्तु जा रही है और कहां जाकर गिरी, फिर उसी बी वाले पॉइंट। तो किसी वस्तु को हमने 40 से फेंका जब भी बी पर गई, 50 से फेंक रहे हैं जब भी बी पर गई, तो इसका मतलब क्षैतिज परास तो समान है। तो ये 40-50 क्या है, 40-50 का मतलब है यदि हमने किसी वस्तु को थीटा एंगल से फेंका है और उसी वस्तु को फिर 90 माइनस थीटा से फेंक कर देखा तो दोनों ही स्थितियों में क्षैतिज परास कैसा आता है, समान। अब थीटा की वैल्यू आप 40 ले लो तो 90 माइनस थीटा कितना होगा 50। थीटा की वैल्यू लोगे आप 30 तो 90 माइनस 30 कितना होगा 60। यदि थीटा की वैल्यू लोगे आप 20 तो 90 माइनस 20 क्या होगा आपका 70 डिग्री। तो आप 20 से फेंक लें या 70 से फेंक लें, क्षैतिज परास कैसा होगा, इक्वल। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यदि किसी वस्तु को थीटा एंगल से फेंक दिया जाए अथवा 90 माइनस थीटा एंगल से फेंक दिया जाए, क्षैतिज परास हमको इक्वल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बनाइए इसके नोट्स। मैं लेता हूं आपसे विदा नेक्स्ट टॉपिक में मिलने के लिए। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।